कैसे हो आप सब। आज अपन देखेंगे 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय पशुपालन का पेपर कैसे आया था और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव बनावटी गाय का उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था, वीर्य को संग्रह करने में। दूसरा है दूध उत्पादन में भैंस की श्रेष्ठ नस्ल है, तो दूध उत्पादन में भैंस की श्रेष्ठ नस्ल होती है मुर्रा। तीसरा है दूध के निर्जमीकरण की आधुनिक विधि है, तो दूध के निर्जमीकरण की आधुनिक विधि अपराइजेशन होती है। गाय के दूध में वसा रहित ठोस गाय के दूध में कितना प्रतिशत होता है, उसका वैधानिक मान होता है 8.5%। गाय की गर्दन में कुल कितने भाग होते हैं, तो गाय की गर्दन में कुल 4 भाग होते हैं। साहिवाल गाय का मूल स्थान मतलब वो कहाँ पैदा हुई ऐसी मानी जाती है, तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला से उसकी उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। और साहिवाल देसी गायों में आती है जो सब सर्वाधिक दूध देती है। अब रिक्तस्थान देखते हैं, रिक्तस्थान कैसे क्या आए थे। पहला इसमें काप्रस प्लूटस से खालिस्तान का स्टाफ होता है, तो इसमें ग्राफी पुटिका से अंडे का अलग होना या अंडे का स्टाफ होते हैं, ये इसका सही आंसर होता। ऋतुचक्र की भावावस्था जिसमें अंडों को उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कार्पस प्लूटियस कहा जाता है। जो गर्भाधान वाले में या ऋतुचक्र वाले ऑप्शन में इसका मिल जाता है इनका आंसर। ऑक्सीटोसिन के लगातार प्रयोग से पशुओं में क्या होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा समस्या आती है। पशुओं में कमजोरी हो जाती है, गर्भपात हो जाता है, गर्भपात जैसी समस्या आती है। पशु की जो उम्र होती है वो भी घटने लग जाती है। तो कई प्रकार की अपन को समस्या देखने को मिलती है, और पशुओं के साथ साथ इंसानों में भी इसमें कई प्रकार की समस्या आती है। तो उसके 1-2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। नर पशुओं को बधिया करने का यंत्र है, तो नर पशु को बधिया करने का जो यंत्र होता है वो बर्जिडो कास्टेटर होता है। पांचवा है इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जीवन काल कितना होता है, तो ऑक्सीटोसिन का जीवन काल 2 से 3 मिनट का होता है। हाँ, और गाय में इसका जो प्रभाव होता है वो 5 से 7 मिनट का होता है। मतलब 5 से 7 मिनट में अपन को गाय को दूध दोहन कर लेना चाहिए। टोन दूध में बसा प्रतिशत होता है, तो टोन दूध में जो बसा प्रतिशत होता है वो कितना होता है 3%। अब शताशत देखते हैं इसमें। तो पहला इसमें कृत्रिम दूध के निर्माण में यूरिया का उपयोग किया जाता है, या तो इसमें होता है सत की कृत्रिम दूध में यूरिया का इस्तेमाल होता है, शराब का इस्तेमाल होता है, शर्करा का इस्तेमाल होता है ना। तो उसका सब दूध मापी या लेक्टोमीटर में 0 से 40 तक के निशान होते हैं, तो उसका भी संख्या होते हैं। भाषा परीक्षण में बैरोमीटर उपयोगी यंत्र है, तो असत हो जाएगा कि जो बैरोमीटर होता है वो मौसम विज्ञान में काम में आता है ना कि वो यहाँ पे दूध परीक्षण में काम में आता है। गर्भाविधि में सेंट्रीफ्यूगल मशीन को प्रति मिनट 1500 चक्कर की तरफ से घुमाया जाता है, तो उसका असत हो जाएगा। इसमें जो घुमाने की जो गति होती है वो 1100 चक्कर प्रति मिनट में होती है। खीस में इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं, तो उसका भी सत हो जाएगा। और जो इसकी मात्रा कितनी होती है, खीस में इसकी मात्रा दूध की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। खीस में इम्यूनोग्लोबिन की जो मात्रा होती है 5.5 से 6.8% होती है, जबकि दूध में इसकी मात्रा बहुत कम 0.09% होती है। पशु की नस्ल का दूध की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो असत। पशु की जाति तथा नस्ल का दूध की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। अच्छी नस्ल का पशु है तो वो ज़्यादा दूध देता है, और ख़राब नस्ल का पशु अनेक वो थोड़ी नस्ल के ऊपर जैसे मुर्रा ज़्यादा दूध देती है। वही जो भादावरी भैंस जो होती है वो दूध तो कम देती है, पर उसका दूध गाढ़ा होता है। और जाति में भी निर्भर करता है, जाति जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई और भैंस हो गई, तीनों की अलग अलग जातियों में आती है। जैसे भैंस अधिक दूध देती है, गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, बकरी कम दूध देती है, ये उनकी जाति होती है। नस्ल एक ही जाति में अलग अलग नस्ल होती है। अब इसमें सही जोड़ने देखते हैं। ब्राइन स्विच, तो ब्राइन स्विच का क्या आ जाएगा, स्विट्जरलैंड। कॉकरोच जो अपनी देसी गाय है, इसका सही आंसर हो जाता है ए वाला, गुजरात का कच्छ क्षेत्र। प्राथमिक सहकारी समिति, इसका हो जाए जो प्राथमिक सहकारी समिति जो होती है वो होती है पंचायत स्तर पर। सहकारी संघ, तो इसका हो जाएगा जिला स्तर।
और फेडरेशन, फेडरेशन का क्या हो जाएगा, ये राज्य स्तर में होता है। पांचवा है इसमें, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पशु को बस में करने के लिए छल्ला कहाँ लगाते हैं? तो आपने देखा होगा कि उसकी नाक में, सांड के नाक में छल्ला बना होता है, उसमें हल्का सा भी अपन रस्सी से खींचेंगे तो उसको उधर साइड मुंह करना पड़ेगा। और बेंग में जो बेल होते हैं उसमें अपन पही लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उनकी नाक में छेद के बनाई जाती है और फिर उसी की सहायता से उनका मुंह इधर किधर काबू किया जाता है। NDDB का पूरा नाम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान होता है, और उसके जो कहाँ पे, जो करनाल हरियाणा में है। NDDB। पशुओं को दौड़ाने से उनमें किस हार्मोन का स्त्राव होता है जो दूध उतरने को रोकता है? तो एल्ड्रिन नामक जो हार्मोन होता है वो उसका स्त्रावन होने लग जाता है, जिससे पशु दूध दे नहीं दे पाता है, वो दूध रोक लेता है। एस टी विधि से दूध का क्या करते हैं? तो दूध का क्या करा जाता है, इससे पाश्चुरीकरण किया जाता है। गाय में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो गाय में गर्भावस्था की अवधि होती है 282 दिन। अलग अलग पशुओं में अलग होती है, जैसे भैंस में 310 दिन होती है और सूअर में 114 दिन होती है, बकरियों में 145 दिन, लगभग भेड़ में 148 से 152 या 50 दिन होती है। विकल्प के बाद अपन अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो प्रश्न होते हैं इनके आंसर कई प्रकार से बदल सकते हैं, कि अधिकतर एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन होते हैं वो कोई ऑप्शन में होते हैं, जैसे कि बीमार पशु के लक्षण, बीमार पशु के लक्षण जहाँ पे 3 या 4 पूछे जाते हैं, जबकि बीमार पशु के लक्षण 10 से 15 होते हैं। अब विद्यार्थी जो है वो अपने हिसाब से उनको जो सरल लगते हैं उनको वो अपने आसानी से जो याद कर सकते हैं उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का एग्जैक्ट वही आंसर होना ये अपन नहीं कह सकते हैं। फिर भी अपन एक थोड़ा सा देख लेते हैं जो इजी रहता है, अक्सर जो भी बच्चे होते हैं उसी को करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। अपन वो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि एक तुमको लॉजिक लग सके जिससे तुम उनको याद कर सको। गाय तथा भैंस में कोई दो अंतर लिखिए। जो गाय होती है उसमें गलकंबल पाया जाता है, भैंस में गलकंबल नहीं पाया जाता है। जो गाय होती है उसके जो बाल होते हैं वो अधिक व पतले होते हैं, और जो भैंस के जो बाल होते हैं वो कम व मोटे होते हैं और काले रंग के होते हैं। और जो गाय का जो रंग होता है वो 2-3 कलरों में हो सकती है, भूरी, काली, जबकि जो भैंस होती है सामान्यतः काली होती है या हल्की भूरी सी होती है ना, सफ़ेद सी थोड़ी। गाय के गाय की पूंछ के कोई 4 भागों के नाम लिखिए। तो गाय की पूंछ के 4 नाम है: पूंछ मूल, पूंछ आधार, पूंछ धर, पूंछ गुच्छा, पूंछ शीर्ष। जैसे कृत्रिम गर्भाधान विधि के कोई 2 प्रमुख लाभ। तो कृत्रिम गर्भाधान से क्या होता है? प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है, अपन कम समय में अधिक गाय को गर्भित कर सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के तहत बोलते हैं ना, एक सांड जो होता है वो एक साल में 100 गाय को गर्भित करता है, वही कृत्रिम गर्भाधान से वो सांड एक साल में 1000 गाय को गर्भित कर सकता है। तो प्रजनन क्षमता में अपन वृद्धि कर सकते हैं, अनुवांशिक सुधार कर सकते हैं झल्ली से, और सांड की कमी को भी कम सांड की जो कमी है उसको भी पूरा किया जा सकता है। जैसे कृत्रिम योनि के उपयोग के 2 लाभ लिखिए। तो कृत्रिम योनि के उपयोग के 2 लाभ: वीर्य पूर्ण मात्रा में व शुद्ध प्राप्त होता है, इसमें संक्रमण होने की संभावना भी कम होती है, संक्रमण की संभावना अग्नि होती है। दूसरा, गाय का पुतला इस्तेमाल करने से गाय की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें गाय का अपन पुतला इस्तेमाल करते हैं तो अपन को जो असली गाय है उसका भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है अपने पास भ्रूण प्रत्यारोपण की कोई 2 कमियां या हानि लिखिए। तो भ्रूण प्रत्यारोपण जो अपना यहाँ का किसान है वो तो आसानी से नहीं कर सकता, कि इसके लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, कौशल की आवश्यकता पड़ती है ना। तो पहला क्या, जटिल प्रक्रिया है, उस तकनीक की आवश्यकता पड़ती है इसमें। दूसरा, बहुत से वैज्ञानिक इस भ्रूण प्रत्यारोपण को मानव जातीय के विरुद्ध मानते हैं, कि वैसे भी इसके ऊपर बहुत विवाद चलता है भ्रूण प्रत्यारोपण के आने के, आजकल मानव के ऊपर भी होने लग गया है। जैसे बड़ी बड़ी जो हीरोइन लोग होती है या बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी लोग रहते हैं वो अपना बच्चा स्वयं अपने पेट में नहीं पालते हैं, वो उनका बच्चा तो होता है, जैसे भ्रूण बनता है उसको वो लोग निकाल के किसी दूसरी मादा के आने की दूसरी महिला के पेट में
उसको पाला जाता है। उसमें आनुवांशिक गुण किसी के होते हैं, उसकी जो पालक माँ होती है वो अलग होती है, उसी को भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक बोला जाता है, जो अधिकतर अभी पशुओं में तो चलती है। इसमें दो बेनिफिट है, यानी जो कृत्रिम गर्भाधान होता है इसमें सिर्फ सांड के लक्षण आते हैं, जबकि भ्रूण प्रत्यारोपण से जो मादा जो पशु तैयार होंगे उसमें सांड के भी लक्षण आएंगे, इधर जो उत्तम नस्ल की जो मादा होगी उसके भी लक्षण आएंगे। तो अपन इससे बहुत स्पीड से बहुत जल्दी उत्तम नस्ल के पशु तैयार कर सकते हैं, किसके द्वारा, भ्रूण प्रत्यारोपण के द्वारा, जबकि कृत्रिम गर्भाधान से हमको तैयार करने में अधिक समय लगेगा। तो इसमें दो समस्या है, ये है भ्रूण प्रत्यारोपण की जटिल प्रक्रिया है, उच्च तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा मानव जातियों के विरुद्ध इसको कुछ वैज्ञानिक लोग मानते हैं। इसी के नीचे इसके अध्ययन में आया था सफल भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक शर्तें। तो सफल भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए अपन को दाता व पालक माँ का चयन करना पड़ेगा। दाता माँ उसको बोलते हैं जिससे अपन भ्रूण लेंगे, पालक माँ जो बच्चे को पालेगी, गर्भाधान, फिर उसको अपन को गर्भाधान भी करवाना पड़ेगा, भ्रूण प्रत्यारोपण करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए अपन इसकी आवश्यक शर्तें होती हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कोई तो प्रमुख कार्य। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। इसके अपन कार्य देखते हैं, क्षेत्रों का अध्ययन करना व योजनाएं बनाना। दूसरा, दूध उत्पादन में सहायता व उचित दामों में उपकरण की उपलब्धता करवाना। तीसरा, अपने देश की जो सबसे बड़ी ऑपरेशन फ्लड जो संचालित हुई थी, श्वेत क्रांति जिसके तहत चली थी, वो इसी योजना के अंतर्गत संचालित की गई थी, है ना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत। इसके अध्ययन में आया था भारत में श्वेत क्रांति के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो इसका पहला है दूध उत्पादन बढ़ाना, दूध एकत्रित एवं प्रशिक्षण करने वाले केंद्रों का निर्माण और आहार संतुलन को बढ़ाना। दूध सहकारी संघ के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो दूध सहकारी संघ के दो उद्देश्य, पहला दूध उत्पादन हेतु तकनीकी परीक्षण की व्यवस्था, दूध का एकत्रीकरण करवाना, दूध का। तीसरा है दूध की विपणन की सुविधाएं या सेवाएं भी उपलब्ध करवाना, जो होता है दूध सहकारी संघ की उद्देश्य। नेक्स्ट इसमें सहकारिता के कोई दो लाभ लिखिए। तो सहकारिता के लाभ, सबसे पहले सहकारिता का लाभ होता है जो बिचौलिए होते हैं, जो मदस्य होते हैं उनका दूसरा, कम ब्याज पर साख या लोन की पूर्ति कर पाना। ये सहकारिता के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य या लाभ होते हैं। दूसरा, मछली पालन के कोई दो महत्व। तो भोज्य पदार्थ के रूप में मांस की प्राप्ति हो जाती है ना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और मछली पालने से लोगों को रोजगार भी मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिल जाता है तालाब को निर्माण करके। जैसे सुअर पालन की उपयोगिता, सुअर पालन से अपन को मांस की प्राप्ति होती है, खाद की प्राप्ति होती है, सुअर के बाल एवं चमड़ों का उपयोग से अनेक प्रकार के अन्य चमड़ों से बेल्ट वगैरह बनाए जाते हैं, और उसकी जो हड्डी वगैरह होती है और उसके जो पेड़ के खुर होते हैं उससे कंघी और खिलौने वगैरह भी बनाए जाते हैं, जिनकी विदेशों में बहुत मांग होती है। गाय के अमाशय के चार भागों के नाम। गाय में चार प्रकार के अमाशय पाए जाते हैं, जैसे रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एवोमेसम। एवोमेसम को वास्तविक अमाशय भी बोला जाता है। जैसे गाय के प्रमुख 8 संस्थानों के नाम लिखिए। तो गाय के शरीर में बहुत सारे संस्थान होते हैं, तो इनमें से 8 संस्थान के नाम पूछा गया था। जैसे पाचन संस्थान होता है, सिर्फ नाम पूछा गया था। श्वसन संस्थान, जनन संस्थान, दूध निष्कासन संस्थान, रक्त संचालन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंगाल तंत्र, पेशी तंत्र, नसनाड़ी का होता है ये तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है इसमें भारतीय पशु की हीन दशा के 3 कारण। तो भारतीय पशु की हीन दशा के कारण क्या क्या है? नस्ल सुधार के प्रबंध का अभाव है अपने देश में, नस्ल सुधार में कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और दिया भी जाता है तो भारतीय किसान उसको अच्छे से नहीं अपनाते। अपने गाँव को लोकल में जो भी पशु घूमते रहते हैं जो उत्तम नस्ल के नहीं हैं, उनसे अपने गाय को गर्भित करवा लेते हैं, भैंस को, जिससे उत्तम नस्ल के आने की जो पशु होते हैं वो उनकी प्राप्ति नहीं होती। इससे पशु की हीन दशा, उसके कारण व्यक्तियों को दूध उत्पादन नहीं होता। दूसरा, किसानों की निर्धनता, किसानों की निर्धनता के कारण वो उसका अच्छे से प्रबंध नहीं कर पाते पशुओं का। तीसरा है कुप्रबंध के कारण, अच्छे चारे की कमी के कारण भी पशुओं की हीन दशा के कारण है। भारत में पशु के चारे की कमी के कोई 3 कारण लिखिए। अब चारे की कमी क्यों होगी? जब पशु की संख्या अधिक है, तो पशु संख्या अधिक होना, जिससे हर पशु आने चारा की मात्रा कम हो जाती है, प्रति पशु उपजाऊ भूमि का कम होना। दूसरे देशों की अमेरिका में
पशु कम आने, उनके देश में भूमि का ज़्यादा है। एक पशु में उनको कई बहुत खेत आता है, जबकि भारत में पशु की संख्या ज़्यादा है और भूमि कम है। अपने देश का क्षेत्रफल 7वें नंबर में आता है। तो इसके कारण अपने देश में एक पशु के लिए कम भूमि है, और वैसे भी अपन उसमें अनाज उगाते हैं, ना कि चारा उगाते हैं। तो प्रति भूमि उपजाऊ भूमि प्रति पशु उपजाऊ भूमि कम होना। तीसरा क्या है, पशुपालक का निर्धन एवं धार्मिक विचार का होना। अब धार्मिक विचार का पशुओं की चारे कमी कैसे करेगा, कि जो अन्न उत्पादक पशु होते हैं भारतीय किसान उनको भी पालता है, कि अपन धार्मिक विचार से जुड़े हुए होते हैं, अपन उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। वैसे भी भारत में दूध देने वाले जो भी पशु होते हैं उनको अपन वध नहीं कर सकते हैं। इन सब कारणों से अपन जो जितने भी पशु होते हैं जो उत्पादक हो, अन्न उत्पादक हो, अपन को सबको पालना ही पड़ता है। इसके कारण भारत में पशु में चारे की कमी हो जाती है। इसी के तहत सरकार ने एक योजना बनाई थी, गौसदन योजना। जो भी अनुत्पादक पशु होते हैं 1952 में गौसदन योजना बनी थी। उनको जंगलों में भेज दिया जाता है, जहाँ प्राकृतिक रूप से घास मिलती है, और वहाँ पे लोग उसको खाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार या जो कर दिया जाता है, उनकी जो मरने के बाद उनकी खाल हड्डी होती है वो निकाला लिया जाता था। चौथा है इसमें नर पशु के नर पशु को बधेकर करने के कोई 3 उद्देश्य या महत्व लिखिए। तो नर पशुओं को अपन बधे करेंगे तो गोश्त वो लोग जल्दी मोटे होते हैं। दूसरा, सरलता से अपन उनका काबू कर सकते हैं। तीसरा, नस्ल सुधार में अपन उनका उपयोग कर सकते हैं, कि अपन उनको जो उत्तम नस्ल के पशु उनको बधे नहीं करेंगे तो वो लोग जो अपनी गाय होती है वो उनको गर्भित कर देंगे, जिससे उत्तम नस्ल के बछड़े या पैदा नहीं हो पाएंगे, या उत्तम नस्ल के पशु पैदा नहीं हो पाएंगे। इसी के अध्याय में नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिंह रोधन के कोई 3 लाभ। तो सिंह रोधन से क्या होता है, पशु में उसकी जो सुंदरता होती है वो बढ़ जाती है। आपसे लड़ाई करेंगे तो उसमें उतना खतरा नहीं होता है। जितनी लोग लड़ाई सिंह से क्या होता है, एक दूसरे को गोप सकते हैं, ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। तीसरा, देख रेख में ज़्यादा डर नहीं लगता, कि अपन पशु को चारा डालने गए, पानी डालने गए, सिंह सूर ने अपन को थोड़ा बहुत मार दिया तो अपन को कहीं भी गुप सकती है। और एक और चीज़, सिंह में बहुत सी बीमारी भी होती है, सिंह का कैंसर होने से भी अपन इससे बचा जा सकता है। तो सिंह रोधन के ये सब लाभ होते हैं। जैसे भातापरी भैंस के बारे में जो क्वेश्चन बना था, उसकी विशेषताएं आई थी और उत्पत्ति स्थान। तो भातापरी भैंस के जो उत्पत्ति वो आगरा जिले का भातापर क्षेत्र माना जाता है। उसकी जो विशेषताएं होती है, इसमें सर्वाधिक जो बसा होती है 13% औसत इसमें बसा पाई जाती है। इसके सिंग जो होते हैं भातापरी के हत्से के आकार के होते हैं, और सिर इसका छोटा, पैर छोटे पर मजबूत होते हैं, जिसकी क्या होती है विशेषता होती है। फिर नेक्स्ट इसमें मुर्रा नस्ल के बारे में आया था। मुर्रा नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान पूछा गया था वो होता है दिल्ली एवं पंजाब का आसपास का क्षेत्र माना जाता है। जो उसके जो सींगों का आकार होता है वो घुमावदार सींग होते हैं, मतलब घुमे हुए से ऐंठे हुए थोड़े होते हैं। और उत्पादन क्षमता इसकी जो सर्वाधिक होती है, और औसत इसकी जो उत्पादन क्षमता वो कितनी है, 2200 किलोग्राम प्रति ब्यात होती है, और अधिकतम तो उसकी 5000 तक गई है। दूध निर्जमीकरण के कोई 3 लाभ लिखे। तो पहला लाभ क्या होता है, लंबे समय तक अपन दूध को रख सकते हैं, बीमारी नहीं फैलती। क्या होता है, निर्जलीकरण करने से दूध में जो भी हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। जैसे अपन एकदम कच्चा दूध पी लो तो हमको दस्त लग सकते हैं, तो वो सब इससे अपन को समस्या देखने को नहीं मिलती। दूरस्थ स्थानों पे भेजने के लिए जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं दूध के वो मर जाते हैं, तो अपन दूध को दूर के स्थान पे भेज सकते हैं। दूध पैकेजिंग के कोई 3 लाभ लिखिए। तो उपभोक्ता को सुगमता से उपलब्ध करवाना दूध पैकेजिंग के द्वारा। जैसे पॉलीथीन में दूध पैक हो गया तो अपन उसको आसानी से उपभोक्ता को पहुंचा सकते हैं। अपन खुले में दूध देंगे तो वो कहीं भी बगड़ सकता है, उसमें मक्खी गिर सकती है, तो तरह तरह की समस्या हो सकती है। मगर पैकेजिंग से सबकी सुविधा हो जाती है, बीमारियों से बचा जा सकता है। दूध पैकिंग होने के बाद उसमें बैक्टीरिया या हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। कीमत को भी नियंत्रित कर सकते हैं दूध पैकेजिंग के द्वारा। डेयरी प्रबंधन के 4 कार्य लिखिए। तो पहला इसमें चारागाह तथा चारा पैदा करने के लिए भूमि की व्यवस्था करना डेयरी प्रबंधक के कार्य होते हैं, जो डेयरी चलाता है ना। पशु के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करवाना भी उसी का कार्य है। पशु की चिकित्सा, मशीनरी व उपकरणों की व्यवस्था करना, ये सब डेयरी प्रबंधक के कार्य होते हैं। जैसे दूध धोते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले समय नियमित होने चाहिए दूध धोने का। अपन समय एकदम से बदलेंगे
तो वो जो हार्मोन्स होते हैं उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। गाय अच्छा दूध नहीं दे पाएगी। नाखून कटे हुए होने चाहिए, ग्वाल जो दूध धोने वाला जो ग्वाला होता है उसके नाखून कटे होने चाहिए, नहीं तो वो उसके जो थन होते हैं उसमें घाव बन सकते हैं। और जो दूध दोहना वो 7 मिनट से अधिक समय में नहीं होना चाहिए। 7 मिनट के आसपास में पूरा दूध धो के हो जाना चाहिए। और दूध निकालते समय अपन को पशुओं को दड़ाना नहीं चाहिए और सूखे हाथों से अपन को दूध का दोहन करना चाहिए। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन है, मगर अपन 4 पूछा गया है तो जहाँ पे 5 देख लेते हैं ना। दूध धोते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें ऋतु में गाय के कोई 4 लक्षण। तो ऋतु में गाय के 4 लक्षण में पहले गाय बेचैन रहती है तथा खूंटे के चारों ओर चक्कर लगाती है, बार बार पेशाब करती है, इंसान को देखकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, दूसरे पशु पर चलने का प्रयास करती है, योनि से गाढ़ा पीला सा पदार्थ लगता है। और एक और, जो गर्भवती गाय होती है उसकी योनि से पीला कलर का वो सॉरी सफ़ेद कलर का पदार्थ निकलता है जब वो ब्याने वाली होती है। जब इनमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एक ऑप्शन लोग गलत कर देते हैं। अब बीमार पशु के 4 लक्षण लिखिए। तो बीमार पशु जो होता है वो जुगाली नहीं करता। बीमार पशु कैसे होता है? उदास होता है। जो बीमार पशु उसका जो तापमान कैसे होता है, या तो कम होता है या तो अधिक होता है। बीमार पशु भोजन कम करते हैं या करते ही नहीं है। बीमार पशु को जो मल व मूत्र होता है उससे दुर्गंध आती है। अपने से खींच के कोई 4 महत्व लिखिए। तो खींच जो होता है दस्ताबर का कार्य करता है, मतलब उसके पेट में जो भी मल होता है उसको निकालने का भी काम करता है, दस्त को रोकता भी है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हड्डियों व आंतों का निर्माण में सहायक होता है, शक्ति और ऊर्जा भी प्रदान करता है और आँख संबंधित रोगों में भी सहायता पहुंचाता है। क्या? खींच। दूध के संगठनों को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को समझाएं। तो इसमें 4 कारक कौन कौन से होते हैं? या पशु की जाति नस्ल भी इसी में आएगी। दूध को संगठनों को प्रभावित करने वाले कारक, स्वास्थ्य भी आएगा। पशु का यदि स्वास्थ्य खराब है तो दूध का जो गुण है वो भी प्रभावित होगा। भोजन, यदि अपन पशु को अच्छा खाना खिलाएंगे तो उसमें वसा की मात्रा अधिक होगी। ब्यात की अवधि भी पशु के जो दूध का जो संगठन उसको प्रभावित करती है। शुरू में क्या होता है, जो ब्यात की अवधि, शुरू में गाय थोड़ा पतला दूध देती है। शुरू में तो एकदम शुरू में खींच जाती है, फिर थोड़ा पतला दूध देती है। आखिरी में पशु को जो दूध होता है वो गाढ़ा होने लग जाता है। मुर्गी पालन के कोई 4 महत्व। तो पहला क्या, कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कुटीर उद्योग के मुर्गी को जो बीट होती है वो खाद के काम में आती है। मुर्गियों से अपन को प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है, मांस व अंडा मिलता है, रोजगार की प्राप्ति होती है। दैनिक उपयोग में जो अनाज बचता है या जो भी खाने पीने की वस्तु बचती है जो बगड़ जाता है, जिसको अन्य पशु नहीं खा सकते, उनको मुर्गी आसानी से चुनकर खा लेती हैं। अधिक अंडे देने वाली, नेक्स्ट का आखिरी क्वेश्चन, अधिक अंडे देने वाली मुर्गी कोई 4 पहचान लिखिए। तो अधिक अंडे देने वाली जो मुर्गी होती है उसकी आंखें देखने में चमकीली एवं आकर्षक होती है। योनि बेजाने का मुख नम तथा चौड़ा होता है। चोंच से बहते हुए पानी का रंग पीला होता है। पंख तेजी से वृद्धि करते हैं। पक्षी अधिक फुर्तीले होते हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ पे लगभग हम पूरा पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की है। फिर भी 1-2 क्वेश्चन जैसे उसमें कुछ वाई मिस्टेक हो सकती है तो उसके लिए क्षमा कर सकते हो। बाकी लगभग इसमें गलती होने की संभावना तो बहुत कम है कि इसमें बिल्कुल अच्छे से छानबीन करके ही इनको सॉल्व किया गया है। धन्यवाद।